आज भारतीय इतिहास के जिस खंड की हम बात करने जा रहे हैं, जिस पार्ट की हम बात करने जा रहे हैं, वह है सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले क्रोनोलॉजी क्रम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले प्रागैतिहासिक काल। जब भी हम भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो भारतीय इतिहास को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, जो कि अज्ञात से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, इसको हम लोग उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के बाद जो काल आया था वो उत्तर पाषाण। प्रागैतिहासिक काल में 3 चीजें आपने पढ़ा होगा, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये पाषाण काल के बाद का समय है आद्य ऐतिहासिक काल, इसलिए इसको उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। इसका जो कालखंड है वो 2500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। और जो आखिरी है वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में 600 ईसा पूर्व से लेकर ये वर्तमान तक की चीजें शामिल हैं। अब हम इसमें आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आद्य ऐतिहासिक काल का पार्ट है, जो कि 2 भागों में डिवाइड है। एक है सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा है वैदिक काल। फिर आगे चल के वैदिक काल 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है। और आद्य ऐतिहासिक काल भी आगे चल के प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत की तरफ बढ़ जाता है। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वह है सिंधु घाटी सभ्यता। ध्यान देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की जब भी मैं बात करूंगा तो ये 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक का कालखंड माना जाता है। एक चीज और, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्टैंडर्ड कालखंड है, बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से जिसको अधिकांश विद्वानों ने उसको स्वीकार किया है, वह है सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय है 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी तक। यह कार्बन 14 एक मेथड होती है, उसके थ्रू इसको निकाला गया है और डिसाइड किया गया है कि यह कालखंड सिंधु घाटी सभ्यता का है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात जब भी हमारे दिमाग पर आती है तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे दिमाग पर आती है वो ये है कि यह दुनिया की सबसे पहली, सबसे प्रथम नगरीय सभ्यता है। ये बात आप जरूर ध्यान रखें। अगर कभी कोई आपसे पूछे कि दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी है, तो वह क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ध्यान दें तो जब हम 2500 से 1750 ईसा पूर्व की बात करते हैं तो इसमें जो 2100 वाला समय है, 2100 ईसा पूर्व, तो यह जो कालखंड रहा है 2100 वाला, तो यहां पर कहा जाता है कि इस कालखंड में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी खूब फली फूली थी। ये जो 2100 वाला बीच का समय है ना, ईसा पूर्व का, तो यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पर थी, आप ऐसा समझ सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो जैसे हमने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक प्रथम नगरीय सभ्यता थी, और इतना ही नहीं, यह दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता है, ये भी आप ध्यान रखें। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो एक त्रिभुजाकार शेप में ये इसका एरिया था, जो कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। हम आगे बताएंगे आपको कि कहां से कहां तक ये फैला था। उससे पहले हम आपको बता दें कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी तो सबसे पहले हड़प्पा नामक नगर को पाया गया था। तो इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हड़प्पा वासी थे, तो हड़प्पा वासियों ने क्या किया था कि तांबे और टिन को मिला करके कांसा बना दिया था। तो कांसे से बहुत सारी चीजें उन लोगों ने बनाई थी, जैसे खिलौने बनाए थे, चूड़ियां बनाई थी, कांसे की मूर्तियां, नर्तकी, है ना, ये बहुत सारी चीजें मिली हैं खुदाई के दौरान। तो ये हड़प्पा वासियों का रोल था। हड़प्पा वासी, तो आप समझ सकते हैं कि जब भी हम दुनिया की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पर किस तरह का जीवन यापन रहा होगा। जब वहां इतने समझदार लोग थे जिन्होंने कांसे का आविष्कार कर लिया, तो मुझे तो लगता है कि आज की वैज्ञानिक पद्धति से बड़े आगे रहे होंगे, है ना। दुर्भाग्य की बात थी कि उसका पतन हो गया, है ना, और अब वो अवशेष के रूप में हमारे सामने है आज। परंतु ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जब कांसे को तांबे और टिन से मिला के बनाया गया था। चलिए, इसी के साथ मैं एक और बात कर लेता हूं कि हम लोग इसको सैंधव सभ्यता या सप्त सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता का तात्पर्य सिंधु नदी से है ना,
जो वर्तमान में तिब्बत से निकलती है और फिर ये जम्मू कश्मीर से होते हुए और पाकिस्तान में जाती है, और पाकिस्तान से होते हुए पंजाब प्रांत से और चली जाती है यहाँ आपके अरब सागर में समाहित हो जाती है। तो ये सिंधु नदी के किनारे का एरिया था, क्योंकि नदियों के किनारे ही नगर बसाए गए थे। यहाँ पानी की सुविधा प्रचुर मात्रा में मिल जाती है, इसकी एक वजह ये है ना। तो जानवरों के लिए भी, और क्योंकि जहाँ पानी की सुविधा हो वहाँ खेती किसानी होती है, वहाँ से समुद्री रास्ते से व्यापार करना काफी आसान होता है ना, नावों के द्वारा, जहाजों के द्वारा। साथ ही जीवन के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वह उपलब्ध होती है ना। कम से कम पीने के पानी को ही अगर हम माने तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो इस प्रकार से ये सिंधु सभ्यता, सैंधव सभ्यता या सप्त सैंधव सभ्यता भी इसको कहा गया। अब अगर हम ये बात करें कि सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का पता किसने लगाया, तो ये बहुत पुरानी बात है। दरअसल 1856 में दो भाई थे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। इन्होंने पाकिस्तान में कराची से लाहौर के लिए एक रेल मार्ग निकाल रहे थे, तो वहाँ खुदाई के दौरान इनको कुछ पक्की ईंटें मिली। बाद में वहाँ उसकी खुदाई की गई तो पता चला कि यहाँ तो एक बहुत बड़ा नगर था, है ना। इससे पहले एक और जानकारी मिलती है कि 1826 ईस्वी में एक चार्ल्स मैसन नाम का व्यक्ति था, अंग्रेज व्यक्ति था, जिसने वहां पर इन बातों की पुष्टि की थी कि जमीन के नीचे वहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं। हालांकि उस टाइम पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन रेल की पटरियां बिछाते समय विलियम और जॉन ब्रंटन ने जब खुदाई के दौरान बहुत सारी चीजें मिली तो वहां पर उनका जो इंटरेस्ट था, उनकी जो रुचि थी, तो थोड़ा गहराई तक गई और फिर ये तमाम चीजें निकल के सामने आई, जिनको आज हम लोग हिस्ट्री में बहुत ही चाव से पढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हम आगे अगर बात करें तो जब जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन के बाद की हम बात करें तो एक बड़ा नाम आता है डॉक्टर दयाराम साहनी का। डॉक्टर दयाराम साहनी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1921 में खुदाई की थी, और ये खुदाई इन्होंने सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार जो एक दूसरा प्रमुख शहर मिला था मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो भी सर जॉन मार्शल की ही अगुवाई में खोदा गया था, लेकिन उसकी खुदाई एक साल बाद यानी कि 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डॉक्टर दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई डॉक्टर राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। अब यहां से कुछ चीजें समझ लेना जरूरी है। जब मैं मोहनजोदड़ो की बात करता हूं तो मोहनजोदड़ो के बारे में कभी कभी एक ऑप्शनल क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है, और उसमें 4 ऑप्शन देता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, है ना, हीप्स ऑफ डेड्स। तो इस प्रकार से मृतकों का टीला इसका मतलब होता है। मोहनजोदड़ो का मतलब ये होता है मृतकों का टीला। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा जाता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई और एक के बाद एक चीजें लगातार निकल के आती रही, ऐसे नए नए शहर निकल के आते रहे, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया और काफी वाइड एरिया को खोदा गया। जैसे हमने कहा ना कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का एरिया था। तो खुदाई के दौरान 1000 ऐसे प्लेसेस की खुदाई की गई, जिनमें से उन 1000 प्लेसेस में 6 प्रमुख शहर पाए गए। उन 6 प्रमुख शहरों की अगर मैं बात करूं, कभी कभी इनके बारे में पूछ देता है कि 6 प्रमुख नगर कौन कौन से थे, तो सबसे पहले तो हड़प्पा था, ये हम पहले बता चुके हैं। दूसरे नंबर पे मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है। इसके अलावा चनहुदड़ो हो गया आपका, लोथल हो गया, जहां पर सबसे पहले बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, है ना, चावल वगैरह के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा कालीबंगा, जहां चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा आपका बनावली हो गया। तो इस प्रकार से ये 6 शहर कौन कौन से, फिर से सुने, हड़प्पा हो गया आपका, मोहनजोदड़ो हो गया, चनहुदड़ो हो गया, लोथल, कालीबंगा और बनावली, है ना। बड़वाली कहीं कहीं पर मिलता है, कहीं कहीं बनावली, है ना। तो इस प्रकार से किताबों में अलग अलग मिलता है। अब ध्यान देने की जरूरत है, इनका जो विस्तार है, जो अभी हमने कहा कि त्रिभुजाकार शेप में ये पूरा का पूरा क्षेत्र फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। तो अगर हम इसको स्टार्ट करें नॉर्थ से, है ना, उत्तरी भारत से अगर मैं इसको शुरू करूं, तो उत्तरी भारत में कश्मीर है। कश्मीर में एक जगह थी मांग, तो ये वहां से लेकर के आपके साउथ में महाराष्ट्र के दायमाबाद तक फैला हुआ था। इसी कैटेगरी में अगर हम पूर्व की बात करें, ईस्ट की बात करें, है ना, तो ईस्ट में ये आलमगीरपुर, जो कि यूपी का हिस्सा है वर्तमान में ये, तो वहां से लेकर के पश्चिम में सुध कांगेडोर, जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, तो यहां तक ये फैला हुआ था। कश्मीर मांग से लेकर महाराष्ट्र दायमाबाद तक, और पूर्व में
आलमगीरपुर यूपी से लेकर के और आपके पश्चिम में सुदकांगडोर पाकिस्तान तक, है ना, जो कि पश्चिम मतलब बंगाल, पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये त्रिभुजाकार शेप में ये इतना बड़ा एरिया फैला हुआ था। फिर से ध्यान रखें, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का ये एरिया था। ये अपने आप में बहुत बड़ा एरिया था। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। तो जब इन सब की खुदाई हुई तो एक नया विभाग निकल के सामने आया जिसको पुरातत्व विभाग कहा गया। पुरातत्व विभाग का मतलब होता है खुदाई के दौरान जो भी चीजें मिलती हैं उनका शोध करना, उनको सहेजना, है ना, उनकी तमाम जानकारी इकट्ठा करना। तो उसका एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको पुरातात्विक विभाग कहा गया। तो पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व के अगर मैं जनक की बात कहूँ तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी थे। इसी प्रकार जैसे हमने कहा कि चारमोत्कर्ष का काल इसका 2100 ईसा पूर्व माना जाता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत जरूरी हैं समझने के लिए। जब मैं हड़प्पा सभ्यता की बात करता हूँ और 6 प्रमुख शहरों की बात करता हूँ तो इसमें से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ये कौन सा शहर किस वर्ष उसकी खुदाई हुई थी, उसके उत्खननकर्ता कौन थे, है ना, फिर ये किस जगह पे खोदा गया था और उसके आसपास कोई नदी थी कि नहीं थी। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जब मैं बात बोलता हूँ तो मैंने पहले भी कहा कि ये नदी के किनारे इनकी खुदाई हुई थी, नदी के किनारे ये शहर बसाए गए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है और पानी जो है एक ऐसा प्रचुर प्राकृतिक संसाधन है जिसके माध्यम से दुनिया के अधिकांश काम संपन्न होते हैं, है ना। अपने पीने भोजन बनाने से लेकर के आप जितनी बातें कर लें, है ना, आज हम अगर इलेक्ट्रिसिटी के भी ऊपर डिपेंड है तो वो भी कहीं ना कहीं पानी से ही बनता है ना। चलिए तो हम आगे बात करते हैं। तो नदियों में ये तमाम चीज़ें आसानी से मिल जाती थी, फिर उनके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक जाना भी काफ़ी आसान था, है ना, व्यापार वगैरह इन तमाम चीज़ों के लिए। चलिए अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं जिनके बारे में आपको बताना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और आपने सुना होगा स्नानागार मिला था इसमें। स्नानागार के अलावा अन्न भंडारण करने के लिए ऐसे कुछ चबूतरे और ऐसे कुछ दीवारों को जोड़ करके बनाए गए थे, है ना, ऐसे कोठरी टाइप के बनाए गए थे। वहाँ पर चावल के दाने, अन्य कई प्रकार के दाने मिले हैं। सबों को कैसे दफनाया जाता था वो गहराई में खुदाई करने पर मिले हैं। कहीं कुत्तों के साथ दफनाया गया है उनको, तो कहीं वाइफ और हस्बैंड को दफनाया गया है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं। नर्तकी की प्रतिमाएं मिली हैं। फिलहाल मैं इन पर तो बातें करूंगा कि स्नानागार की लंबाई चौड़ाई क्या थी और इसके अलावा जो वो चैम्बर बने हुए थे अनाज भंडारण के लिए उनकी लंबाई चौड़ाई क्या थी, कहाँ पर मिले हैं, ये सब हम बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि जो प्रमुख शहर मिले हैं तो उन प्रमुख शहरों में कहाँ खुदाई हुई, कौन सी नदी का किनारा था और वहाँ से क्या सामग्रियाँ प्राप्त हुई। पहले हम इनकी बात कर लें, उसके बाद हम आगे बात करें। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ हड़प्पा की। तो हड़प्पा की खोज डॉक्टर दयाराम साहनी ने की थी और इनके अलावा एक से एस वत्स और व्हीलर, इन लोगों ने भी उनकी काफ़ी हेल्प की थी। तो दयाराम साहनी ने ये उस समय स्थान था एक मांटमोगरी जिला। मांटमोगरी जिले में हड़प्पा की जानकारी हमें मिलती है। यहाँ पर एक चीज़ और भी समझ लेना जरूरी है कि जब इसकी खुदाई हुई थी तो वहाँ पर कांस की गाड़ी मिली थी, अन्न भंडार के साक्ष्य मिले हैं, है ना। इसी प्रकार गरुड़ की प्रतिमा मिली है, धोती पहने हुई एक मूर्ति मिली है। इसके अलावा कांसे का एक दर्पण यानी कि शीशा मिला है, शंख के बैल मिले हैं। तो ये ऐसी चीज़ें मिली हैं और ये रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा की जब मैं बात करता हूँ, हड़प्पा नगर, हड़प्पा शहर, तो यह रावी नदी के तट पर है। ध्यान दीजिए, ये 1921 में खुदाई हुई थी। जब मैं दूसरे नंबर पे मोहनजोदड़ो की बात करता हूँ जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है, तो ये राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था और ये सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है, वर्तमान में पाकिस्तान में है और ये सिंधु नदी के किनारे ही है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्नानागार मिला है। हड़प्पा में क्या मिला था? अन्न भंडार के जो बॉक्स चेम्बर बनाए गए थे। और मोहनजोदड़ो में क्या मिला था? स्नानागार मिला था। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति मिली है। यहाँ पर हमने कहा था ना कि इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, है ना। इसी प्रकार एक दाढ़ी वाला साधु मिला था। फिर ऐसे
ईंट के बहुत सारे भट्ठे, कहा जाता है 6 भट्ठे लगभग मिले थे वहाँ पर, जहाँ पर ईंटों को पकाया जाता था। इसके अलावा एक सींग वाला पशु जिसको एक श्रृंगी पशु कहा जाता है, और ये महाभारत में एक श्रृंगी का उदाहरण मिलता है, और भगवान शिव को भी श्रृंगी कहा जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो भगवान शिव से भी यहाँ पर जोड़कर देखी जाती हैं कि शिव हमारे बहुत प्राचीन आराध्य देव है ना, ये हमारी संस्कृति के हिस्से आप कह सकते हैं। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर हाथी का कपाल मिला है, यानी उसकी खोपड़ी मिली है, और सूती वस्त्र के भी यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर सूती वस्त्र भी बनाए जाते थे और उनका व्यापार किया जाता था दूर देशों से, है ना। रोम हो गया, मिस्र हो गया, मेसोपोटामिया, ऐसे नाम अभी आप सुनेंगे, सुमेरियन हो गया, है ना, असीरियन हो गया, ये भी बहुत सारी सभ्यताएं हैं जहाँ पर इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा एरिया है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया है, जैसा कि हमने कहा कि 12 लाख से भी बड़ा, लगभग 13 लाख। अब आगे मैं बात करता हूँ चनहूदड़ों की। इसकी खुदाई 1931 में एक MG मजूमदार साहब थे, जो कि इतिहासकार भी थे, पुरातत्ववेत्ता भी आप कह लें, तो ये इन्होंने खुदाई की थी, और ये वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है, और ये सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ पर मनके के कारखानों के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा श्रृंगार के जो भी साधन सामग्रियाँ हैं, है ना, तो ये तमाम चीज़ें मिलती हैं। यहाँ तक कि मतलब चेहरे का मेकअप करने के लिए, और मेकअप के अलावा चूड़ियाँ मिली हैं, है ना, सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। तो ये तमाम चीज़ें, मतलब श्रृंगार के सामान की जानकारी चनहूदड़ों से मिलती है। इसके अलावा कांसे की गाड़ी भी यहाँ पर मिली है। आगे मैं लोथल की बात करता हूँ। लोथल की जानकारी जो है 1957 में हमारे सामने आई, जब रंगनाथ राव ने वहाँ पर खुदाई करवाई थी, और ये वर्तमान में अहमदाबाद गुजरात में है, जो कि भारत का हिस्सा है। और वहाँ पास एक भोगवा नदी बहती है, तो ये भोगवा नदी के किनारे ये इस शहर को पाया गया था। यहाँ पर अग्निवेदी, ऐसा समझा जाता है अग्निवेदी से कि वहाँ पर लोग हवन करते रहे होंगे अपने इष्ट देवता के लिए या संसार की, समाज की भलाई के लिए, है ना। तो अग्निवेदी मिली है वहाँ पर, और वो मतलब उसमें काली माँ लगी हुई है, तो ये माना जाता है कि ये यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा वहाँ पर एक गोदीवाड़ा नाम का बंदरगाह मिला है। मैं पहले भी बोला था कि लोथल जो गुजरात में है, अहमदाबाद में, यहाँ पर एक बंदरगाह मिला है। इसके अलावा चावल और हाथी दांत के यहाँ साक्ष्य मिले हैं। एक प्रमुख शहर कालीबंगा है, जिसकी खुदाई 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा हुई थी। ये गंगानगर राजस्थान में है वर्तमान में, जहाँ पर घग्घर नदी बहती है, और इसी के आसपास आपको सिंधु नदी भी मिलती है, जहाँ पर आकर के वो लुप्त हो जाती है। सॉरी, सिंधु नहीं, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं बचा है। तो घग्घर नदी की मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो है कालीबंगा शहर, इसके किनारे बसा हुआ मिला था। अब मैं बात करूं कि यहाँ पर मिला क्या था, तो यहाँ पर जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कि खेतों की जुताई हुई थी, ऐसा कुछ। अब ये कार्बन C14 मेथड से इन लोगों ने ऐसे करके निकाला है, जो कि एक मेथड है जहाँ से हम पुरानी चीज़ों की आयु का पता लगाते हैं, कितने साल पुराना है, क्या है, कैसे है ना। यहाँ पर हवन कुंड मिले हैं, है ना, चूड़ियाँ मिली हैं। इतना ही नहीं, भूकंप के भी साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, और कहा जाता है कि कपड़े में लपेटे हुए उस्तरा भी मिले हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि उन लोगों को इन तमाम चीज़ों का ज्ञान था, उस्तरा वगैरह, मतलब ऐसे टूल्स का उन लोगों ने आविष्कार कर लिया था। इसके अलावा कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटें वहाँ पर मिली हैं। इसके अलावा जो हमने बनावली की बात की, तो बनावली की खुदाई 1973 में हुई थी, और इसको रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खुदाई की थी, और ये हिसार हरियाणा में है, जो कि सरस्वती नदी के किनारे पाया गया है। यहाँ पर शतरंज की विसात जैसी नगर योजना की जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा जौ, मिट्टी के हल और पहिया, क्योंकि बैलगाड़ी उस जमाने में चला करती थी, ऐसे तो रोड पर चलने वाले कोई वाहन थे नहीं, तो बैलगाड़ी के पहियों के वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। और भी मैं कुछ छोटे छोटे स्थलों की बात कर लूँ तो उसमें रोपड़ आता है, जिसको 1955-56 में खोजा गया था। इसको यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था। ये पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है, और इसमें मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, तो इसलिए ये ऐसा किया गया है। साथ ही कुत्ता जो है तो आदमी का पेट एनिमल है, मतलब कि आदमी के साथ कुत्ते को बहुत पुराने समय में पाया गया था। आदिमानव की जब आप कहानी पढ़ते हैं तो आगे चल के जब आप जानकारी जुटाते हैं तो सबसे पहला अगर आदमी ने किसी जानवर को पाला था तो वो कुत्ते को पाला था, ऐसी जानकारी हम लोगों को मिलती है। इसके अलावा कुल्हाड़ी मिली है तांबे की वहाँ पर। फिर एक अगले स्थान की हम बात कर लें तो सुतकांगे डोर, इसकी
इसकी खुदाई तो पहले ही हो गई थी, हालांकि छोटी जगह है, 1927 में इसकी खुदाई हो गई थी। ऑरेल स्टीन करके एक अंग्रेज व्यक्ति था, इसने यहाँ पर खुदाई की थी और ये बलूचिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान का भाग है। वहाँ पर एक दारक नाम की नदी बहती है, ये दारक नदी के किनारे है और वहाँ पर अस्थि राख वाले बर्तन मिले हैं। और इतना ही नहीं, बेबीलोन एक और सभ्यता है, बहुत प्राचीन सभ्यता है बेबीलोन, तो वहाँ से यहाँ पर व्यापार होते थे, इसके भी साक्ष्य वहाँ पर मिले हैं। तो ये जानकारी भी आपको रखनी चाहिए। इसके अलावा एक आलमगीरपुर है जो कि वर्तमान में यूपी में है, इसकी 1958 में खुदाई की गई थी और इसको भी यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, है ना। हमने यज्ञदत्त शर्मा का नाम आपको बताया था, रोपड़ और रोपड़ के साथ साथ ये आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, ये 58 में इसकी खुदाई हुई थी। तो ये मेरठ यूपी में है और हिंडन नदी के किनारे है। यहाँ पर रोटी की चौकी पाई गई है। चौकी मतलब वो जो पीढ़ा टाइप का नहीं होता जिस पर रोटी बेलते हैं, तो ये रोटी की चौकी मिली है। और मृदभांड पर कई कलर की चित्रकारी की गई है। मृदभांड यानी होता है मिट्टी के बर्तन, है ना, कई आकृति नुमा, और उन पर कलरफुल चित्रकारी की गई है। तो मतलब एक कलर की भी जानकारी थी, कलरों की खोज इन लोगों ने कर ली थी, है ना, रंगों का आविष्कार हो गया था। चलिए आगे मैं बात करूं तो एक स्थल है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी की खोज 1963 में हुई थी, जिसकी खोज सूरजभान ने की थी। और सूरजभान ने, ये हरियाणा में है, एक जगह है जींद, तो ये वहाँ पर है और इसके किनारे ये घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ पर तांबे के उपकरण मिले हैं बहुत ऐसे छोटे छोटे, और वहाँ पर सिक्के मिले हैं जिसमें मतलब कुछ लिपियाँ लिखी गई हैं। तो लिपियों का पहला साक्ष्य भी यहीं से मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राखीगढ़ी, है ना, राखीगढ़ी से ये जानकारी मिली है। फिर एक और जगह है सुरकोटदा, जो कि 1964 में इसकी खुदाई हुई थी और एक जगपति जोशी करके पुरातत्वविद थे, तो इन्होंने यहाँ पर खुदाई की थी, जो कि वर्तमान में कच्छ गुजरात भारत में है। ये अरब सागर के किनारे है। यहाँ पर हड्डी मिले हैं, कलश मिला है और तराजू के पलड़े मिले हैं। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि यहाँ पर मापने के पैमाने थे जो कि गुणांक में होते थे, है ना, 4 के गुणांक में ऐसे करके मिले हैं। तो वर्तमान में भी आज भी वही पद्धति मापन की प्रचलित है हमारे यहाँ भी। चलिए, सुरकोटदा के अलावा एक और स्थल है रंगपुर। ये 1931 में ही खोद लिया गया था, जिसको माधव स्वरूप ने खोजा था। ये गुजरात में है वर्तमान में और वहाँ पास एक मादर नदी बहती है, तो ये उसके किनारे है। यहाँ से धान की भूसी मिली थी और ज्वार बाजरा भी मिले थे। इतना ही नहीं, आप ध्यान दीजिए, यहाँ कच्ची और पक्की ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं। एक हमने आपको पहले बताया था कि जो कालीबंगा है, जहाँ चूड़ियाँ, उस्तरे, ईंटें ये सब मिली थी, वहाँ भी कच्ची पक्की ईंटें थी और यहाँ भी रंगपुर में भी। एक बड़ी जगह है मांडा, इसकी खोज 1982 में हुई, काफ़ी लेट हुई। जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है। ये चिनाव नदी के किनारे है। चिनाव, झेलम, सतलज, ब्यास, रावी, ये आपने 5 नदियों का नाम सुना होगा, जिसके नाम से ये पंजाब का नाम दिया गया है ना। पंजाब हिंदुस्तान में भी कुछ हिस्सा है और कुछ पाकिस्तान में भी है। तो यहाँ पर हड्डी के बाणाग्र मिले हैं। बाणों का जो अगला नुकीला वाला भाग होता है, तो यहाँ पर उसके साक्ष्य मिले हैं, है ना, और वो हड्डी के बनाए गए थे। तो ये जानकारी यहाँ पर है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, भगवानपुरा एक जगह है, इसको भी जगपति जोशी जी ने खोज निकाला था। ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में है और ये सरस्वती नदी के किनारे है। यहाँ पर चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा एक धौलावीरा है, जिसको 1990-91 में खोजा गया था। बीबी लाल नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने इसको ढूंढा था। तो इस प्रकार से ये ऐसी चीजें हैं जो आपको परीक्षा के पर्पस से बहुत तरीके से याद रखना है। तो क्या है कि नगर, उसकी उत्खननकर्ता, उसका स्थल, उसका नदी तट और फिर वहाँ से प्राप्त सामग्रियाँ, इनसे रिलेटेड बहुत सी क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। इससे पहले कि मैं वहाँ की कुछ विशेषताओं के बारे में बताऊं, पहले मैं ये जान लेता हूँ कि जो ये दुनिया भर के प्रतीक चिन्ह मिले हैं, जैसे कहीं पर साधु मिला, एक श्रृंगी मिला, है ना, कहीं पर ये नर्तकी की प्रतिमा मिली है, इसी प्रकार कहीं पर आदमी और कुत्ते के 100 मिले हैं, कहीं पर महिला पुरुष के 100 मिले हैं। तो इन सब का, ये जो प्रतीक चिन्हों का क्या मतलब है? तो सबसे पहले मैं प्रतीक चिन्हों की बात कर लेता हूँ। ताबीज, तो ताबीज वहाँ मिले हैं। तो ताबीज से ऐसा माना जाता है कि प्रेतों से छुटकारा के लिए, है ना, ये मिला है। और आगे जब आप वेदों को पढ़ेंगे तो वेदों में भी एक तंत्र मंत्र, टोटका और जितने भी तमाम की व्याधियाँ या रोग हैं, उन सब के लिए एक वेद ही है ना, चौथा और आखिरी वेद, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। तो अथर्ववेद धन्वंतरी जिसके
प्रणेता कहे जाते हैं। तो यहाँ पर समझने की जरूरत है कि ताबीज प्रेतों से छुटकारा पाने का एक प्रतीक था। इसी प्रकार वहाँ स्वास्तिक मिला है, जिसको हिंदू और सनातन धर्म में यूज किया जाता है, स्वास्तिक का चिन्ह। तो ये सूर्योपासना का सिंबल माना गया है। जो श्रृंग की हमने बात कर दी, तो श्रृंग को शिव से संबंधित जोड़ा गया है। त्रिश्रृंग का जिक्र महाभारत में किया गया है। जब आप कभी महाभारत पढ़िए तो वहाँ पर त्रिश्रृंग का जिक्र हुआ है। तो कहीं न कहीं श्रृंग का मतलब शिव से है। फिर बैल मिला है, तो इसको संहार करता शिव का वाहन समझा जाता है। जो बकरा है, बकरे का प्रमाण मिला है वहाँ पर, तो वह बलि हेतु प्रयोग किया जाता था। जो कांस की नर्तकी की प्रतिमा मिली है, वो एक धर्म का प्रतीक है ना। कहा जाता है कि धर्म जो है अनवरत चलता रहता है। इसके अलावा सबों के साथ बर्तन और अन्य सामग्री मिली है, तो ऐसा माना जाता है कि आदमी का पुनर्जीवन होता है, तो खाने पीने की सामग्री वहाँ पर बर्तनों में रखी जाती रही होगी, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा दो शवों को एक साथ दफनाने का मतलब है कि पुरुष के बाद स्त्री भी सती होती थी, यानी सती प्रथा ये बहुत प्राचीन है, जिसको 1828 में राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों के सहयोग से बंद करवाया था, है ना। चलिए, इसके अलावा योगी रूप में बैठा पुरुष मिला है, जो कि शिव या योगीश्वर का प्रतीक माना जाता है। तो ये तो बातें हो गई आपके प्रतीकों की, प्रतीक चिन्हों की। अब अगर मैं बात करूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या है, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और यूपीएससी और पीएससी के एग्जाम में जब डिटेल यानी कि जो मेंस का एग्जाम होता है, उसमें इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं इसकी विशेषताओं में, तो नगर निर्माण योजना की मैं बात करता हूं। अगर आप इनकी नगर निर्माण योजनाओं की बात को सुनेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। आप कहेंगे कि इतने कुशल कारीगर, इतने कुशल इंजीनियर, जैसा कि आज भी नहीं है, इतने वास्तुशास्त्र के ज्ञाता लोग कैसे उस समय रहे होंगे। और निश्चित रूप से वह, जब हम कहते हैं कि प्रथम नगरीय सभ्यता थी, तो कितनी विकसित नगरीय सभ्यता रही होगी, है ना। तो मैं नगर की बात करता हूँ। सबसे पहले जो नगर योजना थी यहाँ की, तो इसकी सबसे खास बात ये थी, आप समझिएगा, मेरे पास कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ की जो सभ्यता थी, समझिएगा, तो ये विकसित नगर निर्माण था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को अगर मैं मिला दूं, तो दोनों नगरों के अपने अपने बहुत बड़े और विशाल दुर्ग थे। कहा जाता है कि जो मतलब हाई प्रोफाइल के लोग थे, उनके घर 2 मंजिला तक के होते थे और बड़े विशाल होते थे, और जो लोअर कास्ट के लोग होते थे तो उनके 1 मंजिला मकान होते थे, और जो बहुत ही निकृष्ट वर्ग के लोग होते थे उनके कच्चे मकान हुआ करते थे, खपरेल टाइप के। तो इस प्रकार के साक्ष्य वहाँ पर मिले। इसके अलावा जो सड़कें होती थी वो समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटने का मतलब कितना बड़ा वास्तुकार वहाँ पर रहा होगा, ये समझने की जरूरत है। नगर जो थे वो आयताकार खंडों में से डिवाइड थे, आयताकार खंड में, है ना। ईंटों के विशाल भवनों से ये भी पता चलता है कि वहाँ कितने कुशल इंजीनियर रहे होंगे। इसके अलावा हमने नहाने की बात लास्ट टाइम की थी, स्नानागार। तो नहाने के लिए बहुत विशाल स्नानागार मिला है। इतना बड़ा स्नानागार तो दुनिया में कहीं मिला ही नहीं, ना आज तक कहीं कोई बना है, जो ईंटों के स्थापत्य कला का एक बहुत सुंदर उदाहरण माना जाता है। इसके अलावा इसकी जो लंबाई है वो 11.88 मीटर थी, इसकी जो चौड़ाई है वो 7.1 मीटर थी, और इसकी जो गहराई थी वो 2.43 मीटर यानी 2.43 मीटर थी। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण मिला है। इसके अलावा दोनों सिरों पर तल तक जाने के लिए ऐसे सीढ़ियां लगी थी, तो दोनों साइड से उसमें चढ़ा या उतरा जा सकता था, है ना। नीचे वहां पर पानी होता था नहाने के लिए, समझिएगा बात को। इसके अलावा उसके बाजू में, जहां पर स्नानागार होता था, उसके बाजू में कपड़े बदलने के लिए एक छोटा सा कक्ष बना था। और स्नानागार की जो फर्श की ईंटें थी वो पक्की ईंटें थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर कई घरों के अंदर कुआं पाया गया है। इतना ही नहीं, जो कुएं वहां पर मिले हैं, तो कुछ कुओं में वहां ऐसे छोटे छोटे अलमारी टाइप के उन कुओं की दीवारों पर बने थे, जहां पर दीपक जलाए गए थे, और उन दीपकों के लौ से ऊपर जो है तो ये काले कलर की कालिमा वहां पर जमी हुई थी। इतना ही नहीं, उन कुओं में सिंधु नदी का पानी आता था, तो वहां पर कितने कुशल कारीगर रहे होंगे जिन्होंने इस प्रकार से क्या बोलेंगे उसको, पाइपलाइन का निर्माण किया रहा होगा। ये अपने आप में एक सुरंग का निर्माण किया रहा होगा, ये अपने आप में एक सोचने की बात है। इसके अलावा अगर मैं मोहनजोदड़ो की बात करूं, तो मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिला है। यह 45.71 मीटर लंबा है, 15.23 मीटर चौड़ा है,
और ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा के दुर्ग में भी इसी प्रकार के 6 अलग अलग पोस्ट मिले हैं, 6 अलग अलग चेंबर मिले हैं। उन 6 को अगर हम टोटल जोड़ दें तो ये जो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है इसके बराबर होता है। तो जरूर कहीं न कहीं इस प्रकार की कोई ना कोई लिंक यहाँ पर मिलती है दोनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। इसके अलावा एक और जानकारी है यहाँ पर कि यहाँ पर ईंटों के प्रयोग में एक खास बात थी कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी मिस्र के समकालीन संस्कृतियों की तरह थी, वहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार की चीज़ें मिली हैं। हालांकि वहाँ पर अल्प स्तर में वो चीज़ें थी, यहाँ पर विस्तार से वो जानकारियाँ मिली हैं। इसके अलावा जो जल निकास प्रणाली थी बहुत अद्भुत थी। आपको बताते चलें कि घरों का जो पानी होता था वो निकास नालियों से, नालियों को उस टाइम पे मोरी कहा जाता था, तो मोरियों से, है ना, मोरियों से पानी को निकासी दी जाती थी। और मोरियां जो हैं वो सिल्लियों से ढकी रहती, सिल्ली मतलब ऊपर पटिया लगा रहता था, वो सिल्लियों से ढकी रहती थी ताकि मच्छर वगैरह ना पनपें, साथ ही किसी के गिरने का खतरा ना हो वहाँ पर। तो ये कितने कुशल लोग रहे होंगे, है ना। इतना ही नहीं, इसके अवशेष बनावली में तो मिले ही हैं, साथ ही एक जानकारी आपको ये भी रखनी चाहिए यहाँ पर कि जो छोटी नालियाँ जो घरों से निकलती थीं वह सड़क के किनारे बड़ी चौड़ी नालियों पे जाके मिलती थी। तो कितने कुशल लोग रहे होंगे और किस प्रकार का लॉजिक और दिमाग वहाँ पर लगाया गया होगा। इसके अलावा अगर मैं दूसरी विशेषता की बात करूँ तो वहाँ का आर्थिक जीवन है। आर्थिक जीवन बहुत ही समृद्ध था, ये बताने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी सभी नदियों के किनारे बसे हुए शहर थे। चाहे वो छोटे स्थल मिले हैं, चाहे वो बड़े बड़े नगर और शहर मिले हैं, वह सब नदियों के किनारे बसे हैं। अभी हमने नदियों का नाम मिलाया, रावी, सिंध, सतलज, चिनाव, है ना, घग्गर, सरस्वती, तो ये नदियों के किनारे बसे हुए थे। तो नदियों के किनारे बसे होने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि कृषि में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो ये कृषि प्रधान आर्थिक जीवन था, कृषि पर पूरी तरीके से डिपेंड था। इतना ही नहीं, जब कृषि है तो कृषि के हिसाब से फिर बैल थे, पशुपालन था, उनका व्यापार था, है ना। इसके अलावा ईरान, अफगानिस्तान, मिस्र और मेसोपोटामिया आदि देशों से व्यापार के साक्ष्य मिले। हमने अभी आपको बताया कि जो लोथल है जिसकी खुदाई 1957 में हुई थी, तो यहाँ पर गोदीबाड़ा नाम का एक बंदरगाह मिला है। तो बंदरगाह का मतलब ये होता है कि जरूर कहीं ना कहीं से इनका व्यापार चलता रहा है ना। तो ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी का क्षेत्र है तो वह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, सिंधु घाटी का क्षेत्र। तो यहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा में अनाज उत्पन्न होता था, इसलिए ये एक देश से दूसरे देश तक व्यापार करते थे, बेचते थे उसको। इसके अलावा सिंधु में हर साल बाढ़ भी आती थी, तो बाढ़ आने से जो जलोढ़ मिट्टी लाके वहाँ पर डाल दी जाती थी तो उससे उर्वरा शक्ति हमेशा बनी रहती थी। इतना ही नहीं, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलों के बोने के भी साक्ष्य मिले हैं। वनों से ईंटें पकाने में सुविधा मिलती थी, क्योंकि जब ईंटों को पकाया जाता था तो वनों में लकड़ियाँ आसानी से मिल जाती थी। यहाँ 2 किस्म के गेहूँ उगाने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा धान है, जौ है, ज्वार, बाजरा, मटर, कपास, राई। और ध्यान दीजिएगा, दुनिया में सबसे पहले कपास के साक्ष्य अगर कहीं मिले हैं तो भारत में ही मिले हैं। ये एक बहुत बड़ी जानकारी है ना। तो कपास का उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। जैसे चाय का उत्पादक देश चीन को माना जाता है, ऐसे ही कपास का उत्पादक देश भारत को माना जाता है। चलिए, इसके अलावा तिलहन, राई, ये तमाम फसलें यहाँ पर उगाई जाती थी। सबसे उन्नत किस्म की कपास भारत में पाई गई है और सबसे पहले यहीं पाई गई थी, है ना। यूनानी लोग इसको कपास को सिंडन कहा करते थे, कपास को। और कृषि प्रधान संस्कृति होने के बावजूद यहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर गाय, घोड़े, इसके अलावा अन्य पशुओं के साक्ष्य हैं, जिनमें बैल है, भैंस है, बकरी है, सांड है, हाथी है ना, और गेंडे, सुअर, ये तमाम चीज़ें मिली हैं। एक कुबड़ वाला भी सांड यहाँ पर मिला है, और ऐसा भी माना जाता है कि ये सैंधव वासियों का या हड़प्पा वासियों का मतलब बहुत प्रिय पशु था, है ना। विशाल अन्नागार से यहाँ की कृषि संस्कृति का पता चलता है कि कितनी मात्रा में अनाज होता रहा होगा कि उसको रखने के लिए बड़े बड़े काष्ठागार बनाए गए थे, कोष्ठागार बनाए गए थे, है ना, या अन्नागार आप कह सकते हैं। चलिए, फिर अगले विशेषता की मैं तरफ बढ़ूँ तो उद्योग धंधे और व्यापार आता है। तो उद्योग धंधे में ये मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उनमें चित्रकारी, पेंटिंग करना, है ना, नक्काशी करना, जिसको हमने अभी लास्ट टाइम पे मृदभांड बोला था। इसके अलावा खिलौने बनाते थे, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, हमने बताया कि उस तरह जो है सूती कपड़े में लपेटा हुआ था। इसके अलावा जौहरी और कपड़ों पर चित्रकारी के भी काम यहाँ पर किए जाते थे उद्योग धंधों के रूप में। इसके अलावा सैंधववासी बहुत ही कुशल कारीगर थे, ये तो मानना पड़ेगा।
विदेशों से ये व्यापार करते थे, पहियों सड़कों का निर्माण भी करना ये जानते थे। इन तमाम चीज़ों की पुष्टि है। वहाँ पर पहियों के साक्ष्य मिले हैं बैलगाड़ियों के, है ना। चलिए हम अगले इसकी विशेषता की तरफ बढ़ें तो वहाँ के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर भी प्रकाश डालना जरूरी है, क्योंकि समाज से बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। उनका रहन सहन, उनका जीवन यापन, किस देवी देवता को वो मानते थे। तो एक तो हमने कह दिया कि मृदभांड वहाँ मिलते थे। तो मृदभांड जो थे, मिट्टी के जो बर्तन थे, वहाँ पर देवियों के ऐसे चित्र बनाए गए थे। एक नर्तकी की नग्न मूर्ति भी कांसे की पाई गई है। ये तमाम चीज़ें दर्शाती हैं कि वहाँ के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। समाज में धार्मिकता का संकेत मिलता है। साथ ही एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकले एक पौधे को दिखाया गया है। विद्वान लोग ऐसा मानते हैं कि जो सैंधववासी थे तो वो धरती को उर्वरा शक्ति की देवी मानते थे, है ना। तो इसलिए ये ऐसा दिखाया गया है। जैसे मिस्र के लोग नील नदी को देवी आइसिस के रूप में पूजते हैं। कहा जाता है कि नील नदी जो है तो मिस्र के लोगों के लिए वरदान है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी ऐसा मानते हैं। स्त्रियों के अनेक प्रतिभाओं से ये पता चलता है कि यहाँ मातृ सत्तात्मक शासन था, क्योंकि जो मूर्तियां मिली है वो स्त्रियों की मिली है ना। तो मातृ सत्तात्मक शासन यहाँ पर हुआ करता था। इसके अलावा समाज अनेक वर्गों में विभाजित था। जैसे कि हमने कहा कि जो कुलीन वर्ग के लोग थे उनके 2 मंजिला मकान होते थे, जो थोड़ा सा कम होते थे उनके 1 मंजिला मकान होते थे, जो लोअर कास्ट के थे उनके कच्चे मकान होते थे, है ना, छोटे छोटे। तो इस प्रकार से पुरोहित, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक इत्यादि वर्गों में वहाँ का समाज बटा हुआ था। इसके अलावा वहाँ पर दस्तकारी और कुंभकारी जैसी चीज़ें भी प्रचलित थी। गेहूँ, जौ, खजूर, मछली, सुअर और भेड़ों का मांस इनका मुख्य भोजन था। ये लोग मिठास के लिए अपने भोजन में शहद का प्रयोग करते थे, यानी शहद की जानकारी इनको उस समय थी। 2500 ईसा पूर्व इनको शहद की जानकारी थी। धातु के बने कलश मिले हैं, बर्तन, कटोरे, इन सब का ये उपयोग करते थे। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का चलन था, इनका व्यापार करते थे। तांबे से निर्मित बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे दर्पण की हमने बात की, कंघी, उस तरह। इनके साथ साथ लिपस्टिक, काजल, पाउडर, ये जो सौंदर्य प्रसाधन है, ये सोने चांदी के आभूषण, है ना। तो इन तमाम चीज़ों से वहाँ के समाज की ये जानकारी मिलती है कि जो स्त्रियाँ होती थी वो सौंदर्य प्रिय होती थी, है ना। उनको ये सजने संवरने का बड़ा शौक था। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, सौंदर्य प्रियता। आभूषणों में बाजूबंद थे जो यहाँ पर पहने जाते थे। इसके अलावा कंठहार जो यहाँ पहने जाते थे, कर्णफूल यहाँ पहने जाते थे, चूड़ियाँ, करधनी, पाजेब, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर मिली हैं। और इतना ही नहीं कि मतलब सिर्फ स्त्रियाँ यूज़ करती थी, वहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों ही इन तमाम प्रकार के आभूषणों का यूज़ करते थे। खेल, नृत्य और संगीत तथा शिकार के भी ये लोग काफ़ी शौकीन थे। तो इस प्रकार से ये वहाँ की विशेषताओं में नगर निर्माण योजना से लेकर के सामाजिक और धार्मिक जीवन तक की जानकारी मिलती है। इतना ही नहीं, वहाँ पर मंदिर वगैरह के ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये आपको जानकारी रखनी चाहिए। लोथल कालीबंगा में कई जगहों पर हवन कुंड तो मिले हैं, लेकिन किसी मंदिर जैसी बात नहीं हुई है। मूर्तियाँ भी मिली हैं, जैसे अभी हमने नर्तकी की बात की, नटराज की हमने बात की, नटराज की भी वहाँ मूर्ति मिली है कांसे की, लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, अभी तक नहीं मिले हैं। कहा जाता है कि धौलावीरा में एक कुआं था, वो उसमें कुएं में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी। तो सीढ़ियों से जब नीचे जाते थे तो वहाँ एक खिड़की थी, उस खिड़की पर दीपक रखे गए थे। तो वहाँ पर दीपक जलाया जाता था, तो उसका साक्ष्य वहाँ पर मिला है। शायद सरस्वती नदी का पानी वहाँ आता रहा हो और वो लोग उसको देवी के रूप में पूजते रहे हों, है ना। तो इस प्रकार से ऐसा लोग मानते हैं। तो ईश्वर की उपासना के साक्ष्य हैं, लेकिन मंदिर के ऐसे कोई साक्ष्य वहाँ पर नहीं मिलते। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो ये आपको जानकारी रखनी चाहिए। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में लगभग 50,000 से ज़्यादा की जनसंख्या रही उस समय। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन जो कब्रों की हम बात करें तो 100 कब्रें मिले हैं। तो इससे ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बड़े लोग हुआ करते रहे होंगे, जो उच्च कुलीन वर्ग के लोग रहे होंगे, जैसे पुरोहित हो गए, राजा हो गए, है ना, तो उन लोगों के शवों को ही ऐसा दफनाया जाता रहा होगा। तो ये जानकारी भी है। चलिए, और ये भी हो सकता है कि बाकी लोग अब खुला तो छोड़ेंगे नहीं, तो उनको जलाया भी जाता रहा होगा। आज भी हमारे समाज में दफनाने का भी प्रचलन है और जलाने का भी प्रचलन है। तो ये बहुत प्राचीन परंपराएं हैं। चलिए, अस्थि राख वाले कलश मिले हैं, तो ये भी प्रचलन है। जैसे आज वर्तमान में हम देखते हैं कि जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो जहाँ उसको जलाया जाता है तो वो कलश में अस्थियों की राख को भरा जाता है और फिर उसको नदी में फूलमाला के साथ प्रवाहित कर दिया जाता है। तो ये बहुत प्राचीन परंपरा है, ऐसा भी यहाँ पर मिला है। चलिए,
इसके अलावा लेखन कला में भी सिंधुवासी बड़े कुशल थे। हालांकि इनकी लिपियों को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है ना, लेकिन ये कुशल थे। यहाँ पर 400 से ज़्यादा चित्राक्षर पाए गए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो चित्राक्षर पाए गए हैं इनको पिक्टोग्राफ कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, बहुत बारीक चीज़ है पिक्टोग्राफ। इसके अलावा मैं अगर यहाँ के पतन की बात कर लूँ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी तो इसका पतन कैसे हुआ, बहुत सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली है ना, अलग अलग जगहों के नाम पढ़ लिए हमने, यहाँ की विशेषताएं पढ़ ली, कहाँ क्या सामग्री प्राप्त हुई है, किसने खुदाई की है ना, और किस किस नामों से जाना जाता है इस सभ्यता को, ये तमाम चीज़ें तो हमने पढ़ ली। अब एक चीज़ हम पढ़ लेते हैं, इनका पतन कैसे हुआ। हालांकि अलग अलग लोग अलग अलग मानते हैं। जैसे मैं व्हीलर और गार्डन चाइल्ड की बात करूं तो इनका मानना है कि बाह्य आर्यों का यहाँ पर आक्रमण हुआ था और इस वजह से सारी संस्कृतियाँ यत्र तत्र नष्ट हो गई। एक हैं राव और जॉन मार्शल, और इनके साथ में मैके करके भी एक पुरातत्वविद हैं, इतिहासकार हैं। ये कहते हैं कि बाढ़ प्रमुख कारण है। तो अलग अलग लोगों के मत अलग अलग हैं, इस पे कोई एक मत नहीं है। इसी प्रकार जैसे ऑरेलस्टीन है, तो ऑरेलस्टीन कहता है कि जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख वजह है जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। मैं दयाराम साहनी की बात कर लूँ, वही दयाराम साहनी जिन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। तो दयाराम साहनी क्या कहते हैं, इनका मानना है कि जो भूगर्भिक परिवर्तन हुए, जैसे भूकंप हो गए है ना, ज्वालामुखी के उद्गार हो गए, तो इनकी वजह से वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, इसका डिग्रेडेशन हुआ। इसके अलावा सर जॉन मार्शल कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता रही होगी, प्रशासन उतना तरीके से ना हो पाया होगा क्योंकि मात्र सत्तात्मक शासन था वहाँ पर, तो इस वजह से भी ऐसा हुआ। जबकि KUR कनेडी नाम के एक इतिहासकार हैं, ये कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं की वजह से इस सभ्यता का, इस संस्कृति का पतन हो गया। तो ये अलग अलग लोगों के मत हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। और अगर मैं ये बात करूं कि विश्व को सिंधु सभ्यता की देन क्या है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि एक योजनाबद्ध विस्तृत नगर योजना, ये विश्व को देन है। आज आप जितने भी बड़ी बड़ी चीज़ें ये सब देख रहे हैं शहर बसाने की, तो यह विश्व को देन कहाँ की है, हड़प्पा सभ्यता की है। इसके अलावा स्वच्छता व्यवस्थाएं, हमने कहा कि समकोण पर सड़कें काटती थी, नालियां यानी कि मोरियां बनी हुई थी, छोटी मोरियां बड़ी मोरियों में खुलती थी और वो सिल्ली से ढकी होती थी, पटिये से ढकी होती थी। तो ये स्वच्छता और व्यवस्थाओं की भी जानकारी विश्व को मिली सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता ने और दुनिया को क्या दिया, भवन निर्माण हेतु पक्की ईंटों का प्रयोग, ये इन्होंने बताया। इसके अलावा लेखन कला, लिपियों का विकास, हमने कहा 400 से ज़्यादा चित्राक्षर मिले हैं जिसको हम लोग पिक्टोग्राफ कहते हैं। मुद्रा और माप तौल, हमने कहा कि ये 4 के गुणांक में मिले हैं, है ना। इसके अलावा पशु, पेड़ और मानवों के स्वरूपों की पूजा, ये वर्तमान में भी अनुकरणीय है। तो ये दुनिया को जानकारी दी गई, क्योंकि पशु भी कहीं ना कहीं हमारे काम आते हैं, बहुत से ऐसे पशु हैं। पेड़ भी हमारे बड़े काम के आते हैं, जब से मतलब पेड़ का तो हर एक चीज़, फूल, पत्ती, तना, जड़, है ना, और हमारे हर स्टेजेस ऑफ लाइफ पे काम आते हैं। इसके अलावा कृषि का ज्ञान दुनिया को मिला, सिंचाई, व्यापार, ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा तंत्र मंत्रों का भी ज्ञान, हमने कहा ना ताबीज वहाँ जो है वो प्रेतों से छुटकारा पाने का एक प्रतीक माना गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा बंदरगाह का निर्माण और विदेशों से व्यापार, इन तमाम की जानकारी ये विश्व को मिली है, यहाँ यहीं से मिली है। तो ये तो एक छोटी छोटी जानकारी हो गई हमारे सिंधु सभ्यता की। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के बारे में मैं कुछ फैक्ट्स की बात कर लेता हूँ, है ना। तो इसमें घोड़े की जो अवशेष मिले हैं वो सुरकोटदा में मिले हैं, ध्यान दीजिएगा। जो घोड़े के अवशेष मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, सुरकोटदा में। इसके अलावा जो मुद्राओं का निर्माण है वो सलखेड़ी से होता था, इसको स्टेटाइट कहा जाता था, सलखेड़ी, सेलखड़ी कहा जाता था एक्चुअली इसको। तो इससे मुद्राएं बनाई जाती थी, ये सोने की तरह होता था, ये सिंधु नदी से ही मिलता था। और इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था, न कि कृषि। कृषि तो बहुत प्रचुर मात्रा में होती थी, नो डाउट, यहाँ पर अन्नागार मिले हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। नक्काशी करना, खिलौने बनाना, है ना, कुल्हाड़ी बनाना, कई प्रकार के टूल बनाना, कॉटन के कपड़े, उन पर नक्काशी, तो कसीदे करना, ये तमाम चीज़ें, इनसे ये व्यापार ज़्यादा करते थे। बंदरगाहों से ये तमाम चीज़ें मिलती हैं। माप तौल के पैमानों का पता लोथल गुजरात से मिला है। और हड़प्पा की जो पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। और सिंधु का जो नखलिस्तान या सिंधु का बाग मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा
सिंधु सभ्यता का प्रचलित नाम कई बार पूछा जाता है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान दीजिएगा। और सर्वाधिक मोहरों पर अंकित पशु जो है वहाँ पर, तो वो बैल है। बैल एक तो हमने अभी आपको बताया था कि ये शिव का वाहन है जो कि श्रृंगार करता है, तो सर्वाधिक जो मुद्राओं पर है तो यही है। इसके अलावा रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाया गया था। यहाँ तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, है ना। योगिता शर्मा ने इसकी खोज की थी, खुदाई की थी। इसके अलावा ये सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की है। और हड़प्पा कालीन जो मृदभांड थे, जो मिट्टी के बर्तन थे, वहाँ पर लाल कलर के चित्रांकन ज़्यादा मिले हैं। और भी कलर हैं लेकिन लाल सर्वाधिक मिला है। चलिए, ऐसा कहा जाता है कि शेर की ऐसी कोई जानकारी, शेर और घोड़ों की जानकारी यहाँ शेर की जानकारी नहीं मिली, घोड़ों की तो मिली है, शेर की कोई जानकारी नहीं मिली है। साथ ही दालों का यहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं मिला है ना। तो ये जानकारी आपको रखनी है। इसके अलावा तांबे का रथ मिला है जो कि दैमाबाद से मिला है, दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। इसके अलावा प्रमुख बंदरगाहों में लोथल, सुतकांगे, डोर, कुंतासी और अल्लाहदीनो और बालाकोट, ये ऐसी प्रमुख जगह हैं जहां बंदरगाह मिले हैं। इसके अलावा स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक खोज गुजरात में हुई है, बाकी बहुत सारी चीज़ें तो पाकिस्तान में चली गई हैं। और धातु में लोहे का प्रमाण नहीं मिला। जैसे दालों में, जैसे खाद्य में दालों का साक्ष्य नहीं है, जानवरों में शेर का साक्ष्य नहीं है, उसी प्रकार से धातु में लोहे का यहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही ऐसी जानकारी है जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है। मैं यहाँ पर एक चीज़ की और बात कर रहा था शुरू में कि खुदाई के दौरान जो 16 के गुणकों में पार्ट मिले हैं, जैसे 16 हो गया, 64 हो गया, 160 हो गया, 320 हो गया, 640 हो गया, तो इस प्रकार से मिले हैं। और ईंटों के अनुपात की मैं बात करूं, कभी कभी पूछ देता है, ये 4:2:1 का अनुपात था यहाँ पर। ये चीज़ें यहाँ पर मिली हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। और सैंधववासी दशमलव का प्रयोग करना भी जानते थे, है ना। कई बार लोग कह देते हैं कि दशमलव की खोज किसने की, इस पर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि आर्यभट्ट ने खोज की, जीरो की खोज की। तो ये दशमलव प्रणाली की खोज यहाँ पर थी, मतलब ये इनका यूज़ करते थे अपने मापन में, ठीक है। तो इस प्रकार से एक और चीज़ है, एक भारतीय पुरालेख शास्त्री हैं जिनका नाम था इखाथम महादेवन। इनको तमिल ब्राह्मी की कुछ लिपियों को पढ़ने का श्रेय मिला है ना। ये हमारे पास जानकारी है। इखाथम महादेवन इनका नाम था। ये तमिल और ब्राह्मी की कुछ लिपियों को इन्होंने पढ़ा, इसका श्रेय इनको जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इस प्रकार से एक सामान्य, संक्षिप्त और बृहद जानकारी हो गई है ना। और जब हम लोग अगली बार मिलेंगे तो सिंधु घाटी के बाद हम लोग वैदिक सभ्यता को देखेंगे, जिसमें हम ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की बात करेंगे और उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों की बात करेंगे, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आएगा। आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।